Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. So, today is our first lecture on class plus 2 economics. And let me introduce with you the subject and the syllabus part कि यहाँ पे सर क्लास प्लस 2 में जो इकोनॉमिक्स का आपका 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो उस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या क्या सिलेबस आप लोगों का इंट्रोड्यूस किया गया है, अलॉन्ग विद वी विल स्टेप इनटू चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद लिटिल बिट डिस्कशन ऑफ सिलेबस पार्ट में कि सर हमारे पास कैसे ये 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल मैक्रो की एग्जांपल ले तो सर हमारे सिलेबस में सबसे पहले 80 मार्क्स में दो बुक्स इंक्लूड होती हैं, जिनमें नंबर 1 बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर, जिसको इन शॉर्ट वर्ड हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के। क्लियर। एंड डे 1 है, पहले ही आपको कह दूं सर स्पेशली दोनों बुक्स प्लीज नई लीजिए, नई लेना, पुरानी मत लीजिएगा, बिकॉज पुरानी वालों में ज्यादा से ज्यादा द लास्ट ईयर एडिशन, उससे बैक मत जाइएगा, बिकॉज सीबीएसई का पैटर्न आपको भी पता है डे बाय डे चेंज हो चुका है। इनका भी ध्यान थोड़ा जर्नल अवेयरनेस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा है, रीजन असर्शन बेस्ड हुए, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुए, तो ज्यादा पुरानी बुक प्लीज मत लीजिएगा। जितना लेटेस्ट एडिशन लेंगे उतना, अब लाइक इंडियन इकोनॉमी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी इज डाटा बेस्ड एंड डाटा आपको पता है कि सर ईयर बाय ईयर क्या होता रहता है चेंज, कि कौन से ईयर में, या लेट इट बी करंट इश्यूज भी आपको शायद उसमें गिवन हो। तो जितनी बुक्स आपके पास लेटेस्ट होंगी उतना बढ़िया होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अलाउड द लास्ट ईयर, अगर वो मिलती हैं दैट इज गुड, वो भी अपने आप में सफिशिएंट थी, वो भी अपने आप में क्वाइट अपडेटेड हैं, बट उससे बैक मत जाइएगा, वो काफी ज्यादा एक वेस्टफुल एक्टिविटी आप लोगों के लिए हो जाए। क्लियर। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपनी कॉपी पे हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू सिलेबस में। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है जो हमने कवर अप करना है इस इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर। सबसे पहले सर हमने टोटल इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, जो कि आपके पेपर में 80 मार्क्स का क्या होगा, कवर अप होगा, इसको दो पार्ट्स में क्या करा है जी, डिवाइड करा है। एंड वो दो पार्ट्स आप लोगों के, सबसे पहले वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज इंडियन इकोनॉमी विद इक्वल वेटेज दैट मीन्स 40 मार्क्स में आपको क्या मिलने वाली है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड 40 मार्क्स की ही आपको क्या मिलने वाली है सर, इंडियन। क्लियर। ये तो बढ़िया सिस्टम है। डे बाय डे सीबीएसई डिस्क्रिप्टिव पार्ट को थोड़ा क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है, और एमसीक्यू बेस्ड, वन वर्ड बेस्ड, 1 मार्क वाले क्वेश्चन क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। एंड जिसके कारण आपका पेपर बड़ा इजीली प्री आर्ट से पहले ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कभी लेंदी होने वाला पॉइंट बना ही नहीं इकोनॉमिक सब्जेक्ट कि सर हम कोई कह दे, कोई बच्चा ये कह दे बाहर आकर कि सर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, ये वर्ड कभी भी किसी से नहीं सुना। कारण जस्ट एक है कि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन ही बहुत होते हैं, एंड बच्चा कंफर्टली उसको बड़े आराम से टाइमली क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक। सो यहाँ पे सर सबसे पहले मैं अपना जो आज मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा, मैं उसी से इंट्रोड्यूस करूंगा। इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कितनी कितनी वेटेज के साथ हमें मिलने वाले हैं, एंड जो मैं सिलेबस की डिस्कशन कर रहा हूं, यही मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर है। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो प्लस 2 का सिलेबस है वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, सब्जेक्ट मैटर। यही टॉपिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील किससे करती है, इन्हीं टॉपिक्स से, जिनमें से नंबर 1 सबसे पहले आपके पास आता है जी इंट्रोडक्शन। लिख लीजिएगा, साथ 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 में मैं मार्क्स की वेटेज दूंगा, सो दैट कि डे 1 आपको क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहे, क्लियर रहे।
कि अल्टीमेटली कौन सा टॉपिक मेरे पास कितने नंबर के अंदर आने वाला है। एंड दिस टॉपिक इज अल्टीमेटली रिगार्डिंग जस्ट द वर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप ये मान के चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर द चैप्टर 1 कंप्लीट है ही कुछ। इनमें कुछ बातें ऐसी है ही नहीं कि इसको बहुत एक्सटेंड किया जाए। द वर्ड इज कीपिंग इन माइंड द मार्क्स। सर वेटेज उसको दो, आप इससे पहले आई थिंक सो वेटेड एवरेज की कुछ वर्ड पढ़ रहे थे। वेटेज उसको दो जिसकी एक्चुअल मार्क्स में कोई ना कोई कंटेंट हो। आप वैसे ही पढ़ी जा रहे हैं पेपर में उसका मन करे एक क्वेश्चन नहीं आना या एक नंबर का नहीं आना, उसके लिए क्यों इतना भार। समझे? डे 1 से पेपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टू चलेंगे कि अल्टीमेटली सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स अपने श्योर होने चाहिए। क्लियर? और ये होते हैं, ऑलवेज होते, लास्ट बैच में भी और इस बैच में भी। क्यों? मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी रिफाइंड कर लेंगे, इतनी रिफाइंड कर लेंगे। अभी तो डे 1 है सर, जब धीरे धीरे टॉपिक्स होने शुरू होंगे आप खुद इस चीज पे विश्वास करेंगे कि वाकई में सर सही है। उल्टा लिटिल बिट डर थोड़ा सा जो लगता है वो किसमें चला जाता है, इंडियन इकोनॉमी में। कंसेप्चुअल नहीं, ड्यू टू डाटा बेस्ड थ्योरेटिकल। उसमें पूछता है कि कौन से ईयर में मान लो कौन सी चीज हैपन हुई एट दैट टाइम। सर वो फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं किस बात को लेकर कि वो प्योर ऑप्शन में पूछ रहा है जी कौन सा ईयर। अब इतने सारे ईयर उनमें से कौन से में क्या हुआ, हो जाती है गलती। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे 1 to 1। अब लाइक नंबर 2 टॉपिक इसमें आपको मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखिए यहां पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी सर आपका बेस रेडी करेगा, लाइक वेरियस टर्म्स जो पूरे नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में क्या होती हैं, यूज होती हैं, उनके बारे में द जर्नल डिस्कशन इसके ऊपर रहने वाली है। जिस दिन आपके ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक नेक्स्ट ऑन पढ़ने के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे कि वाकई में सर अब कहीं से किसी टॉपिक की बात कर लो, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। क्योंकि यहां तक अगर तुम समझो, यहां तक आपकी टर्मिनोलॉजी पार्ट है, वो टर्म समझाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स, सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कंजम्पशन का मतलब क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, एंड उनके फेजेस क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, द बेसिक थिंग्स। वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके मैक्रो के रिगार्डिंग यहां तक वो क्या कर देगा, बड़े आराम से कंप्लीट कर देगा। फिर आते हैं मेन दो टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग, वर्ड है सर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, national income and related aggregates, and the number 4 measures to calculate national income। ये सारे टॉपिक हैं जी मेन, जिनको कहते हैं एग्जाम पॉइंट से डेडली श्योर आना ही आना। अब पॉइंट आता है सर ये पहले 4 चैप्टर्स आपके टोटल कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, 10। ये पहले 4 चैप्टर्स आपको कितनी वेटेज में मिलेंगे, 10 नंबर के अंदर मिलेंगे। एंड उसमें भी श्योर है 6 नंबर में तो कौन मिलेगा, नेशनल इनकम। तो सर आपके लिए बचे ही कितने नंबर, सिर्फ 4। इसीलिए कीपिंग इन माइंड द वेटेज, जो चीज आपको नोट्स में लिखवाई जाएगी उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100% आपको कवरेज इन्हीं नोट्स के द्वारा करवाई जाएगी, लिखवाई जाएगी। इन्हीं को सीरियसली पढ़ लो ना, कोई क्वेश्चन तेरा बाहर नहीं जाएगा। इवन नेक्स्ट टाइम, मतलब इस बार जो प्रीवियस बैच में भी मैंने करा था, हर चैप्टर कंप्लीट होते ही क्लासरूम में उसकी एक्सरसाइज क्या करना, सॉल्व कर। एंड एक्सरसाइज करवाने का मोटिव है जस्ट एक 1 मार्कर। वो तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड हुए, क्लियर, आपके असर्शन रीजन बेस्ड हुए, ट्रू फॉल्स हुए, फिल इन द ब्लैंक्स हुए, सो दैट कि ताजा ताजा चैप्टर पढ़ा है साथ के साथ उसको क्या कर लो, कंप्लीट करो। क्लियर?
एंड बुक्स मेरी ओर से टीआर जैन प्रेफर्ड हैं ऑलवेज। टीआर जैन एज पर स्कूल करिकुलम भी आपको वही लगवाई जाएंगी। क्लियर? एनसीईआरटी अगर कोई ऑप्शनल लेना चाहता है तो ले सकता है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। क्लियर? बट टीआर जैन इज गुड वन, सबसे बढ़िया बुक है एंड सालों से वही चलती आ रही है। तो सर मोस्टली देख, मैक्रो का तो एक एक वर्ड तुझे मेरी ओर से मिलेगा, हैंड रिटन मिलेगा, यहीं पे क्लासरूम में आप कॉपी बनाएंगे, मेरे साथ ही बनाएंगे, एवरी पर्सन। क्लियर? रही बात इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के कभी मैं नोट्स प्रेफर नहीं करता, उसका कारण है नोट्स बेसिकली होते हैं समराइज्ड, शॉर्ट करके बनाना। एंड जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का पेपर आता है वहां पे हमें माइन्यूटली एक एक वर्ड क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से कहीं से बन सकता है। तो इसीलिए डे वन से इंडियन इकोनॉमी आपकी टीआरजन बुक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम लोग क्लासरूम पार्ट में ही क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। क्लियर? सो आई थिंक सो मेथोडोलॉजी आपको क्लियर होगी कि कैसे हम करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक वर्ड आप लोग अपनी कॉपी पे मेरे साथ विद डायग्राम विद न्यूमेरिकल जो भी है, अब तेरे सामने थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक न्यूमेरिकल, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां बैठ के सॉल्व करवाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व, कि इनमें मेरे को कोई डाउट नहीं चाहिए किसी बात को लेकर कि सर नंबर कट गया या कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आई, मैक्सिमम प्रैक्टिस यहाँ। So this is my first part. This is my first part of 10 marks. Then after that आते हैं चैप्टर 5 and 6 इकट्ठे, that is money and banking. Money and banking. Money and banking भी आपके कितने मार्क्स के हैं सर? 6 मार्क्स। क्या सर 6 मार्क्स में 2 चैप्टर? यस, 6 मार्क्स में आपको कितने चैप्टर्स मिलने वाले हैं? 2 चैप्टर्स। तो वेटेज वाइज तुझे पता लग गया 3-3। क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे सर अपा, मतलब कोई लेक्चर वेस्ट नहीं करना, वही इनको बार बार रिवाइज अप इतना करें अल्टीमेटली कि आपको इनमें कोई फोबिया ना लगे किसी बात को लेकर। समझे ना पॉइंट? अब लेट इट बी, वेटेज है 3 नंबर की, लेक्चर तुमने उस पर 10 लगा दिए, क्या मूर्खता सर। 3 नंबर में जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है, ए बुक बी बुक सबको कंबाइन करके भी देख लिया, कोई क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जा रहा, सैंपल पेपर तक हमने सॉल्व करके देख लिए, 100% आपको क्वेश्चन में सर्टेनिटी मिल रही है, देन व्हाई टू वरी। समझे ना पॉइंट? दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड, कि बिल्कुल एग्जाम फोकस चलेंगे। देन आफ्टर दैट आपके पास सर जी 3 चैप्टर आते हैं, 7, 8 एंड 9। 7, 8 एंड 9 लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और इनके मिलते जुलते नेक्स्ट आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक सर पहली बात तो आपने अब वेरिएबल की बात कर ही ली। These are basically tools, economic tools which are used to take decision. अभी तक माइक्रो लेवल की बात की गई थी, माइक्रो लेवल पे भी कुछ ऐसे ही वर्ड थे, बट वहां पे वर्ड था सिर्फ डिमांड सिर्फ सप्लाई। यहां पे वर्ड क्या पढ़ने को मिल रहा है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। बिकॉज यहां पे फर्क क्या है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, बट वो डील करती है सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे, एक छोटे लेवल पे। करना मैंने भी आज वही है, करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी वही है, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पूरी इकोनॉमी लेवल पे जब उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? वही बेसिक्स है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वही मेरा +1 का कॉन्सेप्ट नॉर्मली। तो मुझे तो जस्ट उतनी सी 2-3 लाइनें चाहिए आपकी कि हाँ सर +1 में ऐसी बात सुनी थी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, यहाँ पे चीज ही अलग है, यहाँ पे व्यू पॉइंट ही अलग है। तो पहले हम लोग सोचते थे सिर्फ अपने बारे में, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, यहाँ व्यू पॉइंट ही चेंज कर दिया, कहते सर अपना ना सोचो, आपने पूरी इकोनॉमी का सोचना है, पूरे देश के बारे में सोचना है। दैट इज कॉल्ड एज कि नॉट इंडिविजुअल डिमांड। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड, कि सर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को ध्यान में रखते हुए एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये पर्टिकुलर 3 चैप्टर अकेले
अकेले ये 12 नंबर की वेटेज रखते हैं सर, ये 12 नंबर की वेटेज रखते हैं, एंड डैम श्योर 12 नंबर में फिक्स्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। सीबीएसई का पैटर्न है, मैं तो वही ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग टू बात कर रहा हूं कि उन्होंने 40 मार्क्स कैसे डिवाइड करे हुए हैं, दिस इज द क्राइटेरिया। देन आफ्टर दैट टॉपिक नंबर आता है जी 10, दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, एंड गवर्नमेंट बजट कितनी वेटेज में मिलेगा सर? 6 मार्क्स। ये भी अच्छा टॉपिक है, एक ही चैप्टर। कहाँ पीछे मनी एंड बैंकिंग आए थे, वो 2 चैप्टर 6 नंबर में थे, ये अकेला चैप्टर कितने नंबर में है? 6 नंबर में। एंड द लास्ट वन पार्ट चैप्टर 11 and 12, chapter 11 and 12, that is foreign exchange, foreign exchange and balance of payment, foreign exchange, foreign exchange and बीओपी, शॉर्ट वर्ड बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी 2 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं सर 6 मार्क्स में। टोटल कर लीजिए, आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं जी? 40। बस आज की इंट्रोडक्शन में जस्ट हमें सिलेबस के साथ हल्का सा बस इतना मार्क्स के अकॉर्डिंग टू एक बार पता करना था कि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्लियर? लेट्स कम टू द सेकंड पेज। आप अपना ओपन करिए, यहाँ पे लिखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ पे लिखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। हल्की सी बात आपने अभी बीच में स्टार्ट करी थी रिगार्डिंग द वही +1 के आपके वाले वर्ड, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आज भी इस बार भी सिलेबस का पार्ट है, बिकॉज इकोनॉमिक्स की 2 ही ब्रांचेस हैं, वन इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। स्टार्टिंग कोई भी करवाए, माइक्रो करवाए या मैक्रो करवाए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ये क्लियर करवाएगा ही करवाएगा। हालांकि जो एज पर नॉर्मल बुक में देखता हूं उसमें से कोई कंटेंट काम का नहीं, मुझे तो कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो आप लोगों के साथ विद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करवाने के बाद डिस्कस करने हैं, एक बेस आप लोगों का रेडी करना है कि नेक्स्ट ऑन कोई भी टॉपिक उठा लेना, किसी टॉपिक में चले जाना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको काम आएगी ही आएगी। क्लियर? सो यहाँ पे हेडिंग दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखिए जी, इन रीसेंट ईयर्स, in recent years, comma, the subject matter, the subject matter of economics, the subject matter of economics falls in 2 main branches, namely microeconomics and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics, full stop. Lord J.M. Keynes, J.M. Keynes जो एक सबसे ब्रिटिश एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिन्होंने इस मैक्रो के कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख दिया, जिन्होंने इस मैक्रो की थ्योरी को पब्लिश करा, एंड नंबर ऑफ द मेन फेमस बुक यहाँ पे इनके ऊपर रोट डाउन करी, एंड जिनके अकॉर्डिंग टू आज की डेट में मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। दैट इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड एज लॉर्ड J.M. Keynes। क्लियर? ये क्यों इतने माइन्यूटली बतानी पड़ रही है बातें, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन अपने वाले में। क्लियर? सो लॉर्ड J.M. Keynes, एंड इवन सर इनका फुल नेम J स्टैंड्स फॉर जॉन। क्लियर? ब्रैकेट में लिखना चाहो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जॉन, Keynes,
NES, जॉन, एक मिनट, जॉन मेनार्ड, MAYNARD, जॉन मेनार्ड केन्स। लॉर्ड, जिनको शॉर्ट वर्ड बोलते हैं, वैसे इनका सिंपल वर्ड हम बोलते हैं केन्जियन थियरी ऑल ओवर इकोनॉमिक्स। किसकी थियरी? केन्स की थियरी, केन्जियन थियरी, सिंपल वर्ड हम यूज करते हैं, क्योंकि देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स जिनके अकॉर्डिंग आपकी मैक्रो वर्कआउट करती है। सर, एक थी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, एक है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स को लाने वाले कौन थे? मिस्टर JM केन्स। एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट अपने वही पुराने एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन, जिनकी पुरानी इकोनॉमिक्स की थियरी आपकी क्या होती है? अप्लाई होती है। बट सर वो बहुत पुरानी है, क्लियर। आज की डेट में वैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। यही बात को गलत किसने प्रूव करा? दैट इज लॉर्ड JM केन्स। कहते तुम लोग ट्रेडिशनल सोच लेकर बैठे हो यार, वही चीज की गवर्नमेंट की नीड ही नहीं। आज के टाइम में गवर्नमेंट ही तो ऑल ओवर द इकोनॉमी को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। एंड देर इज ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जो किसी भी इकोनॉमी को डिप्रेशन से क्या लेकर आती है? बाहर लेकर आती है। एक +1 लेवल पे आपने वो ट्रेड साइकिल सुने वर्ड? सबसे टॉप पीरियड बूम, सबसे टॉप कौन सा होता है? बूम। बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिकवरी। आपकी मार्केट तो कॉन्टिन्यूटी में ट्रेड साइकिल में क्या करेगी? वर्कआउट करेगी। आप देखते नहीं, कभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा एंड कभी मार्केट में बिल्कुल मंदी। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस भी ये देखने को मिलता है। अब पॉइंट इज दैट कोई भी सेक्टर, सर कोई भी सेक्टर हमेशा बूम पीरियड में नहीं रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, बिकॉज ट्रेड साइकिल आपके कॉन्टिन्यूटी में क्या करते रहेंगे? वर्कआउट करते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। कभी तो मार्केट में बहुत तेजी होगी, कभी मार्केट में बिल्कुल क्या होगी? मंदी। पर इतना पता है, जब भी मार्केट में मंदी होती है, जब भी मार्केट में डिप्रेशन की स्टेज होती है, एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तुम लोग हो, सिंपल सी बात बताओ, एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर विल यू इन्वेस्ट इन द डिप्रेशन टाइम पीरियड? बिकॉज वी आर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स किसको फॉलो करते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट में उछाल, मार्केट में जब बूम पीरियड चल रहा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ये और लोगों को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फिर तो सर डिप्रेशन की स्टेज में तो कोई साथ नहीं देगा, डिप्रेशन की स्टेज में तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। यही चीज पर्टिकुलरली ये मिस्टर जॉन मेनार्ड केन्स, दैट इज JM केन्स ने यही जो अपनी एडवोकेसी प्रोवाइड करी कि सर ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का मानना गलत है, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स ऐसे वर्क नहीं करेगी। हम ये मानते हैं कि कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले ना। गवर्नमेंट इज द मेन बेस ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ही है जो डिप्रेशन से आपको क्या लेकर आती है? बाहर लेकर आती है, जो रिकवरी की स्टेज में लाकर दोबारा आपको रेज करती है। अदरवाइज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो सिंपल सी बात है जी, जब पैसा मार्केट में दिखता है तो लगा देते हैं, जब पैसा मार्केट में नहीं होता तो विड्रॉ कर लेते हैं। ये तो ऐसी सोच वाले पर्सन है, बात भी सही है, पर प्राइवेट लोग है ही ऐसे। मैं तो जी तब पैसा इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट स्टैंड कर रही होगी, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली होगी। डिप्रेशन के टाइम पे जल्दी जल्दी कोई पैसा नहीं लगा। सो लॉर्ड JM केन्स, आगे लिखिए, एन एमिनेंट कॉमा डाल के, एमिनेंट मीन्स द फेमस वन, एमिनेंट पुराने काफी, द एमिनेंट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट has played an important role, has played an important role in the development, in the development of economics, in the development of economics, full stop. He is called, comma, inverted commas में,
द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब वही बात है ना, ऐसा भी नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, नो, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। कि वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट आपको छोड़ने पड़ेंगे जो क्लासिकल सोच लेके बैठे हो आप लोग, आपको थोड़ा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स भी क्या करने पड़ेंगे, मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे। तो इनका मानना कुछ ये था। क्लियर? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, he wrote a book he wrote a book on macroeconomics. He wrote a book on macroeconomics named, inverted commas में, journal theory of employment, comma, interest and money एक मिनट, and money, full stop, इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज, published in 1936। यहां पे सर एक डेफिनेशन ऐड ऑन करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि आपने बुक इंट्रोड्यूस करी है। सो यहां पे नीचे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज defined as that branch of economics which studies economic issues कह लो या प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मोस्टली वर्ड चलता है इश्यूज और प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जो वेरिएबल्स हैं वही तो हेल्प आउट करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो बेसिकली विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स at the level of an economy as a whole, लाइन चेंज करके इसी के साथ में अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, we try to understand how the level of income and employment is determined and how the unemployment can be removed। एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि मतलब सर कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी रीड आउट की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना कंसर्न ही सिर्फ क्या था, चीज लेनी कितनी है, किस रेट पे लेनी है, चीज बेचनी कितने पे है, किस रेट पे बेचनी है, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। मतलब पूरी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी सिर्फ एक ही वर्ड पे स्टैंड करती थी, दैट इज प्राइस। तुमने जितने टॉपिक्स अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े होंगे, हर टॉपिक में द मेन बेस कौन रहा होगा, प्राइस।
प्राइस चेंज हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? डिमांड पे, सप्लाई पे, कॉस्ट पे, रेवेन्यू पे। इतने में ही तेरी इकोनॉमिक्स खत्म हो, पूरा का पूरा +1 कॉन्सेप्ट हमने किसके ऊपर लगा दिया? प्राइस थ्योरी पे लगा दी। यहाँ बातें ही अलग चल रही हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग चल रहा है। कहता है यार चिंदी बातें छोड़ो, अब आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोच रहे। एक एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर, किसी एक पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एंड इकोनॉमी लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे जो आपका वर्ड चलता है, दैट इज नॉट प्राइस थ्योरी। इकोनॉमी लेवल पे जितने डिसीजन लिए जाते हैं, डे वन बता रहा हूं, वन इज द बेस, इनकम। मैक्रो लेवल पे द मेन डिटर्मिनेंट इज इनकम। लोगों का सिंपल सा कहना यह है, अगर आप लोगों की इनकम होगी तो नेक्स्ट आगे आप एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तो नेक्स्ट आगे अपनी डिमांड्स को पूरा करेंगे। मतलब हर जगह। अब आप कहते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे किया जाए? नए नए स्टार्टअप्स लगाने पड़ेंगे, नई नई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि सर आज की डेट में हर कोई पर्सन, चलो तो ट्रेंड काफी 2 साल से तो काफी चेंज हो चुका। स्टार्टअप्स बहुत लोग इंक्रीज करने लग गए अपने लेवल पे। नहीं, बीच में ऐसा दौर आ गया था, ऐसा पर्टिकुलर काम आ गया था, या आज भी लोगों की टेंडेंसी बहुत ऐसी, बस पढ़ लिख के जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाए, एंड मंथली मंथली एक फिक्स्ड इनकम अपने को आती रहे, कि लाख सवा लाख रुपए का पैकेज मिल जाए, 1.5 लाख रुपए मंथ का पैकेज मिल जाए। ठीक है ना, आपा भी कमा रहे हैं, कल को शादी ब्याह होगी साथ में दूसरा वो भी कमाएगा, दोनों मिलकर अपना बढ़िया 2.5-3 लाख रुपए का सिस्टम बन जाएगा। ठीक। अब अगर एक पर्सन की ये सोच है, तो क्या ये सिर्फ उस एक पर्सन की सोच है? इकोनॉमी लेवल पे अगर देखा जाए, हर पर्सन इंप्लॉय बनने की सोच लेके बैठा है। इंप्लॉयर कोई बनना नहीं चाहता, क्यों? रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। बट अगर इंप्लॉयर ही नहीं होगा तो इंप्लॉय को रखेगा कौन? स्टार्टअप्स, नई नई फैक्ट्रीज, नए नए काम अगर ओपन नहीं होंगे तो कल को काम पे रखेगा कौन? अब डे बाय डे नए नए वेंचर्स ओपन नहीं हो रहे उस लेवल पे। ये तो अभी साल 1.5 साल से हुआ है जब लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया। लोग उल्टा जॉब छोड़ छोड़ कर किस में आ रहे हैं? स्टार्टअप्स में आ रहे हैं। कि बेशक भाई कम खा लो, लाइफ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई ना, लाइफ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अल्लाह कहता जी इंप्लॉयमेंट में है कुछ नहीं, प्रेशराइजेशन जॉब है, छोड़ दी। हमने क्या करा? अपना खुद का कोई काम शुरू कर लिया, चाहे वो छोटा सा एक फूड जंक्शन ही ओपन कर लिया। कितनी कितनी एग्जांपल आपको डेली लाइफ में सुनने को मिलती होंगी, लोगों ने कॉन्सेप्ट ही चेंज करती है सर। ऐसा कुछ नया नया क्या कर रहे हैं, वो इनोवेट कर रहे हैं। शार्क टैंक भरा पड़ा है, सीजन 3 भी आ गया उसका। कारण स्टार्टअप्स ही बहुत है, लोग कॉन्सेप्ट ही नए नए लेकर आ रहे हैं। अब कल परसों एक दिखा रहा था उसमें कि जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी का पाउच भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, द वेरियस टेस्ट के कप बना दिए। यू हैव टू जस्ट पोर हॉट वाटर। उसकी बॉटम पे ही जो तह बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? वो उसकी टी की एक तह बनी हुई है। आपको जस्ट वो नॉर्मल डिस्पोजेबल कप है, वो भी इनिशिएटिव एक डिस्पोजेबल कप है। आपको जस्ट वो परचेज करने, जैसे होता नहीं वो कप्पा नूडल्स आते हैं, यू हैव टू जस्ट पोर वाटर, हॉट वाटर डालना है उसमें, ठीक है जी, हो गया रेडी। ऐसे रेडी मूव ऑन कॉन्सेप्ट से लेकर आ रहे हैं कि सर मेहनत ना करनी पड़े, थिंक नेक्स्ट ऑन टाइम सेविंग मोड। अब हर पर्सन अगर इंप्लॉय की सोच रखने लग गया, फिर तो सर नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सरकार भी इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर सकती, अनएम्प्लॉयमेंट है ही इतनी। कल न्यूज की ही बात है, पर्टिकुलरली ऑपोजिशन वाले बीजेपी को दे भर भर के गालियां निकाल। आपने कहा था जी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है नौकरियां? दिखाओ। ये नहीं कहते कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, कि चाइना को भी पीछे छोड़ के टॉप पे आ गए। इतना बड़ा देश संभालना कोई सौखा काम है सर? एंड ऊपर से हर बंदा कहता है मेरे को फिक्स्ड इनकम मिल जाए, मुझे लगे लगाए बैठे बिठाए पैसे मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। हर कोई शॉर्ट मनी चाहता है, इजी मनी चाहता है। तो सरकार थोड़ी देगी आपको, मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ेगी। अब सरकार जितना हेल्प आउट कर सकती है,
लाइक काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस तक भी दे रही है स्टार्टअप्स के लिए। आप अपना आइडिया लेकर आओ, अगर आप हमारे स्टार्टअप के अंदर एलिजिबल हैं, हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वेरियस थिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जगह कहोगे जगह तक भी अरेंज करवा देंगे, तो काम कर। अब ऐसे इनिशिएटिव तो आपको ही लेने पड़ेंगे, किसी और को थोड़ी लेने पड़ेंगे। आपा कहते हैं कुछ करना ना पड़े, बैठे बिठाए अपने को क्या मिल जाए, फंड्स मिल जाए, या अल्टीमेटली इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए। नो, यही यही करंट इश्यूज मैक्रो लेवल पे आप लोग क्या करेंगे, डील करेंगे कि सर हाउ दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड, कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। बट कभी एक चीज बताओ, सिंपल वर्ड, क्या अनएम्प्लॉयमेंट कभी जीरो होगी? दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। इट ऑलवेज ऑलवेज इन एनी इकोनॉमी, ये ऑलवेज क्या करेगी, प्रिवेल करेगी, चाहे वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट निकल आए, फ्रिक्शनल निकल आए, स्ट्रक्चरल निकल आए, बट अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और वो कोई कंट्री कह दे, कोई भी हमारे एम्प्लॉयज एंड ऑल सारे रिसोर्सेज क्या है, फुली एम्प्लॉयड है, नो, कभी नहीं होगा। सो ये मेरा मैक्रो का कॉन्सेप्ट है कि सर अब सोच बिल्कुल चेंज करो। आपका तो बहुत छोटे लेवल की पहले बातें कर रहे थे, चलो वो एक अलग लेवल था। वो माइक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट था, जहां पे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने बारे में सोच रहा है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है, कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। वो व्यू पॉइंट भी ठीक था। हियर द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, यहाँ पे हमें इकोनॉमी के बारे में बात करनी। क्लियर, फुल स्टॉप। लास्ट वर्ड क्या लिखा जी, कैन बी रिमूव्ड, फुल स्टॉप। इन रियल टर्म्स, लास्ट लाइन इसके साथ, इन रियल टर्म्स, इन रियल टर्म्स, कॉमा, मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स deals with the economy in its totality, in its totality। मतलब सर, क्या यहां पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ डिफरेंट होगी? क्या यहां पे जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो डिफरेंट होंगी? नो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स वही हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट फर्क है, वहां पे तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, यहां पे पूरी इकोनॉमी के बारे में सोच रहे, इतना सा फर्क है। बट सर यहाँ पे फिर मेजर्स अलग हो जाएंगे, मेथड्स अलग हो जाएंगे, व्यू पॉइंट बड़े अलग हो जाएंगे, दैट इज और कोई फर्क नहीं है। ये भी किसके पीछे दौड़ रहे हैं, अल्टीमेट रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिसोर्सेस, सिंपल सी बात, एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स डे वन। बट वही है, चॉइसेस आर अनलिमिटेड एंड ऑल ऑल्टरनेटिव यूजेस, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका वही प्लस वन बेस्ड बिल्कुल क्या है, सेम है। क्लियर, चलिए इसी के नीचे एक छोटा सा आपका टॉपिक है सर, रिगार्डिंग द वर्ड इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर इसको क्वेश्चन कह लो या कंटेंट कह लो, एक ही बात। क्लियर, क्वेश्चन है मेरे सामने, राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने इसका टॉपिक का नाम दे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर सर, हर बार की तरह जो आदत है वही रहेगी, पहले हम लोग बनाएंगे नोट्स, लास्ट जो लेक्चर मेरा होता है हर चैप्टर का, दैट इज किसी भी बुक में से मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे वो आपको नोटिंग पार्ट में हॉट्स में लिखवाए जाएंगे। यही जैसे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, रिप्लाई देना, सेविंग करना अच्छी बात है या बुरी बात? मिक्स रिप्लाई आए, मिक्स रिप्लाई आए, दैट मीन्स somebody of you is saying अच्छी बात, दैट इज इट इज अ वर्चू। ये क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली, सर वरदान है, सेविंग करना बड़ी अच्छी बात है। एंड वही रिवर्स साइड कहते हैं इट इज अ वाइस, बुरी चीज। अब सर अच्छी चीज कैसे हुई, बुरी चीज कैसे हुई? द वर्ड इज इट डिपेंड्स। किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है कि सेविंग अच्छी बात है या बुरी बात है? सर माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे। अगर तो माइक्रो लेवल पे पूछते हो, माइक्रो लेवल पे सिंगल पर्सन के लेवल पे बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज
वो अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को क्या कर रहा है, अच्छा बना। अब फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ, यस आई एम सेविंग फॉर माई सेल्फ, मैं वो अपनी सेविंग किस लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। और मैं अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को क्या कर रहा हूँ, बढ़िया बना रहा हूँ, कि इन केस फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आए, देन आई हैव सम रिजर्व्स, मेरे पास कैश बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, कि कभी भी कोई अनसर्टन। और सेविंग का मतलब क्या है, और सेविंग्स किस लिए बंदा करता है, ड्यू टू अनसर्टनिटीज, कि फ्यूचर में किसी तरह की अनसर्टनिटीज अगर आएंगी, देन आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने LIC प्लान ले रखे हैं, इंश्योरेंस प्लान, वेरियस टर्म प्लान एंड ऑल, ये सारी क्या है, सेविंग्स ही तो हैं। अब कल 31 मार्च लास्ट डेट थी ना, 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर कौन से वाला, 23-24 क्या हुआ है, क्लोज। एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। अब सर अल्टीमेटली जिनका 31 मार्च क्लोज हुआ है, उन लोगों के लिए एक स्पेशली, अगर आपको पता हो कल बैंक ओपन थे, इवन संडे था, आरबीआई की नोटिफिकेशन थी, आरबीआई की पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन थी, सिर्फ 29 मार्च को आई थिंक सो उनको ऑफ था, गुड फ्राइडे का। सैटरडे भी ओपन थे, संडे भी ओपन थे। कारण क्या था, कारण था कि बिकॉज ये तो फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट है, ये मना रहे हैं छुट्टियां, कि जी हमारा तो सैटरडे संडे है 5 डे वर्किंग, कोई 5 डे वर्किंग नहीं है, इधर से फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, लोगों ने पेमेंट्स करनी है, टैक्स सेविंग्स करनी है, कोई अपनी पीपीएफ में पैसा जमा करवाना है, या अलग अलग तरह की कुछ सेविंग्स हैं, करने दो भाई, तभी अगले को टैक्स में क्या होगा, फायदा होगा। स्पेशली स्पेशली सैटरडे संडे को भी इन्होंने क्या करवाए, बैंक्स ओपन करवाए, बिकॉज सेविंग्स करना इंडिविजुअल लेवल पे बड़ी अच्छी चीज है। बट अगर यही सोच, चल माना तेरी अकेले की सोच बहुत बढ़िया है, वहां पे तो मैं कह रहा हूं कि हाँ तू अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है भाई, बड़ी अच्छी बात है। बट अगर ये सोच सारे लोगों की है तो, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एंड एक्सपेंडिचर कम होना मतलब लोगों की डिमांड कम होना, डिमांड कम होना मतलब लेवल ऑफ आउटपुट कम जाना, लेवल ऑफ आउटपुट कम जाना मतलब इंप्लॉयमेंट कम जाना, इंप्लॉयमेंट कम जाना तो मतलब इनकम कम होना। हर चीज का इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। मैं कहा सर यही तो समझ नहीं आ रहा, एक तरफ कह रहे हो अच्छी बात है, एक तरफ कह रहे हो बुरी बात है। दिस इज कॉल्ड एज वन वर्ड, जो आपके पास कल क्वेश्चंस में आएगा वर्ड, दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एक वर्ड हम यूज करते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द, हो सकता है सर क्लियर। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं, बट एक बार इंट्रोडक्शन में, हमारे डेली नॉर्मल पार्ट में, वही सर मैक्रो क्या है, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या है, हमें चलाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट बातें बहुत है, बहुत है नेक्स्ट लेवल की नई सीखने वाली, जो कमिंग 2 3 4 लेक्चर में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ माइक्रो मैक्रो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार खत्म करें, फिर नई बातें शुरू करते हैं कि मैक्रो के कॉन्सेप्ट पढ़ाओ सर है क्या। समटाइम्स 1 मार्क में क्वेश्चन ना ये डिफरेंस में आ गया था, माइक्रो मैक्रो के वर्ड्स में ही आ गया था, तो इसीलिए इग्नोर नहीं कर सकते। हाउएवर आपने +1 लेवल पे ये चीज क्या करी हुई है, डिस्कस करी हुई है, पढ़ी हुई है। क्लियर, आगे लिखिए, यस प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ, यहां पे टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए जी, नंबर 1 सीधा पॉइंट वाइज, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स मेजर्स टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ, सबसे मेन चीज, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सर कमाल कर दिया, आप कह रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, नेशनल लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट ही कौन करेगा, तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी करेगी, वो तो इंडिविजुअल से डील करती है। इकोनॉमी लेवल पे डील कौन करती है, मैक्रो। अगर आपको पूरे इंडिया की, अरे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है, जीडीपी रेट अगर आपने निकालना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो उसमें क्या करेगी, आपको हेल्प आउट करेगी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है।
अल्टीमेटली सर अब पहले वाले कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे. यस, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप, इसके साथ ही है, इसके साथ ही है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, it helps to understand if there were leakages and injections, injections to the circular flow of income. ये अपना सर बहुत अच्छा टॉपिक है जो है माइट बी मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करवा सकता हूं बड़े आराम से. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसी पे पूरी इकोनॉमिक्स नेक्स्ट आगे मैक्रो की क्या करती है, डिपेंड करती है. हल्का सा नाम से क्लियर है, सर्कुलर, दैट इज सर्कल फॉर्म. सर्कल फॉर्म में इनकम आपकी क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है. एक सिंपल सा पॉइंट है, देखो हर पर्सन की अपनी डिमांड्स, हर पर्सन के अपने अपने एक्सपेंडिचर्स, सिंपल सिंपल. अब लेट इट बी, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि सर ये इकोनॉमी जो है ये रोटेट कैसे कर रही है, क्या हर साल इकोनॉमी में कोई नया पैसा आता है? नहीं सर, पैसा वही है, एक्सपेंडिचर मनी सप्लाई वही है. हमें तो बस एक लाइन पता है, किसी एक के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए क्या बनती है, इनकम. अब सर वो इनकम हमेशा अपने पास तो रखने से रहा, वो उस इनकम का क्या करेगा, वो उस इनकम से अपनी नेक्स्ट आगे डिमांड्स क्या करेगा, पूरा करेगा, अगेन उसको क्या करेगा, खर्च करेगा. तो सर कोई पैसा इतना एक्सेप्शनली जितना थोड़ा बहुत आप लोग सेव कर लेते हैं, जितना थोड़ा थोड़ा बहुत हम सेविंग में कर लेते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट आगे से आगे ये फ्लो चलता रहता है. अब सिंपल सी बात है, आप लोग फीस कहां से लेकर आए, पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स से. आपके पेरेंट्स के पास पैसा कहां से आया, उन्होंने इनकम कमाई. इनकम कहां से कमाई, उनको किसी ने एक्सपेंडिचर किया होगा, उनकी सर्विसेज उनके गुड्स लिए होंगे, तो जाके उन्होंने इनकम आपके पेरेंट्स को दी. आपके पेरेंट्स ने वो एक्सपेंडिचर करते हुए फीस आप लोगों की हमें पे आउट करी. एंड ऐसे ही मेरे भी तो नेक्स्ट आगे खर्चे, मंथ स्टार्ट हो गया, एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया. पहले तो सर रेंट जाएगा जी, रेंट के बाद नेक्स्ट आगे जो खर्चे होंगे, कोई स्टेशनरी का पॉइंट है, द मेन इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है, कोई एडिशंस का पॉइंट है, मेंटेनेंस का है. मैं भी तो अपनी डिमांड्स को आगे, ऑब्लिगेशंस को क्या करूंगा, पे आउट करूंगा. हाँ, लिटिल बिट सेविंग्स को रखने के बाद, क्योंकि कोई भी पर्सन एज इट इज पास ऑन नहीं करता. नेचुरली अगर आपके पेरेंट्स ने भी इनकम में से खर्च करा होगा, सारी इनकम तो नहीं स्पेंड करी होगी, सारी इनकम तो नहीं खर्च करी होगी. अगर उन्होंने 50,000 कमाया, उसमें से मंथली एक्सपेंडिचर कितना करा होगा, 30,000 करा होगा, 35,000 करा होगा. 10 से 15,000 फिर भी उन्होंने क्या करे होंगे, सेविंग्स में डाले होंगे. कारण सर एज एज इट इज पास ऑन करेंगे, कल को फ्यूचर में कोई अनसर्टनिटी आ गई तो हर पर्सन इतना श्योर है इनकम के होने से कंजम्पशन जरूर करता है, जरूर खर्च करता है, बट सारे नहीं खर्च करता. हर पर्सन थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या लेकर चलता है, सेविंग्स. एंड दैट इज माय वर्ड पढ़ी क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, क्या, इफ देयर वर, क्या लिखा हुआ है, लीकेजेस. एंड सेविंग्स आर दी वन ऑफ द बिगेस्ट लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एक बात बता, तूने 100 रुपया कमाया, तूने 100 रुपया मेरे पे खर्च कर दिया, मैंने भी 100 रुपया आगे खर्च कर दिया. अगर तो सारा का सारा एज इट इज सर्कल चलता जाए, क्या ये सर्कल कभी रुकेगा? नो. क्योंकि द इनकम जो एक ने अर्न करी, वो सारी की सारी आगे क्या कर रहा है, स्पेंड कर. बट सर अगर आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से 20 रुपीज अपने पास सेविंग्स करी, एंड 80 रुपीज आपने आगे क्या कर दिए, खर्च कर दी. मेरे पास कितने पैसे आए, मेरे पास कितने पैसे आए, 80. आपने खर्च कितने करे, 80, वही मेरी इनकम बनेगी. अच्छा, क्या मैं 80 के 80 स्पेंड करूंगा? मैं भी तो कुछ सेविंग्स रखूंगा, मैं भी तो उसमें से कुछ क्या करूंगा, सेविंग्स करूंगा. आपने 100 का
कितना परसेंट सेव करा? 20%। 20 रुपए रखे, 80 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। सेम चीज अगर मैं अपने पे कहूं, फिर मैं भी तो 80 रुपीज जब मेरी इनकम बनेगी, मैं भी 80 में से 20% क्या करूंगा? काइंड ऑफ सेविंग। नेक्स्ट आगे क्या करूंगा? एक्सपेंडिचर। सर फिर तो मुझे ये लग रहा है, ये जो आपका सर्कल है ना, ये जो आपका सर्कल है, ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा? एंड। क्योंकि जिस भी पर्सन के पास इनकम जा रही है ना, वो सेविंग का बीच में क्या लगा रहा है? कट लगा। हर पर्सन 20% कट करने के बाद नेक्स्ट आगे खर्च कर रहा है। फिर तो 100% सर आपका ये जो सर्कुलर फ्लो है ना, ये किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होगा? एंड होगा। बट दैट इज इंजेक्शंस, दैट इज द वर्ड इंजेक्शंस। वही तेरा सेकंड वर्ड है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर एक बात बताओ, टू कीप दैट फ्लो इन अ सर्कल फॉर्म एज इट इज, अगर उसको रखना है तो क्यों ना मैं इंजेक्शंस एंड लीकेजेस के बीच में क्या मेंटेन करवा दूं? बैलेंस मेंटेन करवा दूं कि जितना पैसा सर्कल से कम हो, उतना ही पैसा सर्कल में अगर क्या कर दिया जाए? इंजेक्ट कर दिया जाए। तो ये तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज इट इज कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे। सो ये सारी डिस्कशंस हमारी होने वाली हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि पर्टिकुलरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, किन तरह के फ्लो होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, ये इंजेक्शंस एंड लीकेजेस वर्ड क्या है, ये सारा डिटेल में चले। क्लियर? नंबर टू लिखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, कॉमा पॉलिसीज रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ inflation and deflation. Control of inflation and deflation becomes easier. अब आज की डेट में सर ऑपोजिशन की बातें सुनो तो सही कभी। तो पहली वर्ड क्या कहते हैं सर? महंगाई देखो कितनी कर दी। बात भी सही है, पॉइंट भी सही है कि सर डे बाय डे महंगाई इतनी ज्यादा पर्टिकुलर हो चुकी है। नॉर्मली 100 की तो वैल्यू ही छोड़ो, 100 रुपए की, 500 रुपीज तक की भी क्या वैल्यू नहीं रही। कहीं भी मार्केट में आप जाते हैं, डेली शॉपिंग करते हैं, कुछ भी मान लो, कोई खाने पीने भी जाते हैं, सर 500 रुपए तो पता ही नहीं लगते। इवन सिंगल पर्सन का एक्सपेंडिचर आ जाए 500 रुपए तो, बाकी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने जा रहे हैं साथ में, दैट इज अ नॉमिनल अमाउंट। क्यों? हर चीज ही क्या हो चुकी है? महंगी हो चुकी है। अच्छा, जो पर्सन आपको चीज प्रोवाइड कर रहा है भाई, अगले खर्चे भी देख, अगले का सिस्टम, अगले का डेकोरम, वो भी तो देख, कितनी कॉस्ट अगला लगाकर बैठा उस चीज पे। अब ये सारी चीजें बढ़ती कहां से? जब बेसिक थिंग्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, लाइक पेट्रोल डीजल। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब महंगी होगी तो नेचुरली उसका इफेक्ट आपकी हर गुड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज है, मैंने यहां पे प्राइस राइज नहीं बोला या प्राइस फॉल नहीं बोला, जबकि पूरी +1 पे आप लोगों ने कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वर्ड यूज नहीं करा। आपने हमेशा वर्ड क्या यूज करा? प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया। यहां पर्टिकुलरली वर्ड क्या लेकर आ रहा है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होती क्या? इंक्रीज इन दी कौन से प्राइसेस? नो, इंक्रीज इन दी जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल में जब आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, अरे कोई पर्टिकुलर, एक बात बता, कोई पर्टिकुलर चीज जो पहले 200 रुपए की आती थी वो 220 की हो गई, इन्फ्लेशन होगी। वो पर्टिकुलर गुड्स का रेट बढ़ गया, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। कि जहां भी रेट बढ़ा इन्फ्लेशन वर्ड यूज कर दो, जहां भी रेट कम हुआ वहां पे डिफ्लेशन वर्ड यूज कर दो। नो, हमेशा वर्ड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहां चलते हैं? जब सर ओवरऑल, आप कहते हैं ओवरऑल महंगाई देखने को मिले, जर्नल प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिले, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन एंड वर्ड कॉल्ड एज डिफ्लेशन। हाँ, डिफ्लेशन मतलब जर्नल प्राइसेस में, मतलब आपको सिर्फ एक आधे प्रोडक्ट में नहीं, ओवरऑल महंगाई कम होती दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। बढ़ती दिख रही है, इन्फ्लेशन। हाँ जी,
सर डिफ्लेशन में भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो कोई कोई ना कोई किसी किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस कम, हाँ अगर उसका इम्पैक्ट, फिर वो अगर जर्नल प्राइस लेवल में, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जर्नल प्राइस लेवल में वो इफेक्ट लेकर आए, यस इन्फ्लेशन बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन, कम करेगी तो डिफ्लेशन। लाइक पेट्रोल डीजल का कम होना, अब वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट आगे सारे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर प्रोडक्ट का पार्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर नेचुरली महंगी होगी तो नेचुरली प्रोडक्ट महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर सस्ती होगी तो आपके प्रोडक्ट भी क्या होंगे, सस्ते होंगे। हाँ ठीक है सर, इन दैट केस आई कैन यूज द वर्ड इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तभी तो कभी देखना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अंदर ना सबसे पहले एग्जांपल ये कौन से उठाते हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी, हमेशा मोस्ट कॉमन एग्जांपल में आपको ये ज्यादा मिलेंगे। हुआ क्लियर? चलिए आगे लिखिए, नंबर थर्ड पॉइंट इट फैसिलिटेट्स, एंड सर मैक्रो लेवल पे बात कर रही हैं तो सिर्फ कल्ली अपनी इकोनॉमी की बात थोड़ी करेंगे, दूसरी देशों की इकोनॉमी के बारे में तो देखेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंट्री अपने से ज्यादा अच्छी है, कौन सी कंट्री डाउनफॉल पे है। तो मतलब इट फैसिलिटेट्स, वर्ड लिखिए, इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल इंटरनेशनल comparisons international comparisons by providing information about AD and AS, I think so वर्ड समझ गए होंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, AD and AS कॉमा surplus and deficit trade और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा पहले तो ये बताओ, अपनी इकोनॉमी का इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मोस्टली क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स दोनों होती, हमारी कंट्री के लिए कौन सी फेवरेबल है, एक्सपोर्ट्स नॉट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स करना इज अ नेगेटिव आइटम एंड एक्सपोर्ट्स करना इज अ पॉजिटिव आइटम। बट ये जो प्लस माइनस आपने वर्ड बोला कि पॉजिटिव आइटम है नेगेटिव आइटम है, ये किस व्यू पॉइंट से बोला, कीपिंग इन माइंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि सर अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करेगी उतनी पेमेंट्स इंडिया से कहां जाएंगी, आउटसाइड। और उल्टा आप अपनी कंट्री की परचेजिंग पावर किसको दे रहे हो, दूसरी कंट्री, और ऊपर से इंपोर्ट करना और बुरा क्यों है, जितना ज्यादा तुम लोग क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, उतनी आपकी कंट्री दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या होती जा रही है, डिपेंडेंट। और सर बैकवर्ड तो है ही है कि इनके पास कुछ नहीं है जी। और दूसरी बात, कल को सर फिर वो दखलंदाजी भी करेंगे, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस भी करेंगे, उनको पता है कि आप हमारे पे क्या हो चुके हो, डिपेंडेंट हो चुके हो, कल को फिर वो आपकी गवर्नमेंट में भी इंटरफेयर करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। तो इसीलिए सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग ली जाती है, नॉट जस्ट शॉर्ट इजी। आप लोग तो नॉर्मली इन्फ्लुएंशियल होकर कह देते हैं कि मोदी ऐसा कर दे वैसा कर दे, उड़ा दे इनको। हर चीज देखनी पड़ती है मैक्रो लेवल पे, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ठीक है ना। अगर कहते इनसे कुछ नहीं होता हम चले जाते हैं, वैसे ही माराएंगे, इन चीजों में कुछ नहीं, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे इन सारी चीजों को सोच समझकर ही नेक्स्ट आगे क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते। एंड प्लस सर ट्रेड रिलेशंस भी तो रखने हैं, और ऊपर से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इवन द बाइलेटरल एग्रीमेंट्स जो कंट्रीज के साथ होते हैं, मेमोरेंडम साइन होते हैं, ये बड़े पक्के हैं सर। G20 जैसे आप अभी लेटेस्ट अपनी इंडिया, और इनका एक है, अगर कोई कंट्री गलत चलेगी फिर उसके साथ कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, अपन ये भी तो समझ। बट एक बार इन दिनों
सबसे पहले इंडिया इज मेकिंग इट्स लिंक्स एंड सुपर लिंक्स, जिसको वर्ड बोलते हैं। लेने को पंगा चाइना से ले ले, लेने को पंगा पाकिस्तान से, जब मर्जी ले ले, उनका क्या करेंगे सर? अल्टीमेटली सुनिए पॉइंट, अल्टीमेटली वॉर करने से किसी का कुछ नहीं होगा, रिसोर्सेज दोनों कंट्रीज के खत्म होंगे। अब यूक्रेन एंड ऑल जो सीन हुआ, वो अभी तक भी प्रॉपर सुलझा नहीं है उनका मामला, बट पूरे के पूरे देश तबाह करने वाले कर दिए। क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई, कितने रिसोर्सेज खराब हुए, एंड पता नहीं कब जाके वो रीहैबिटेट होगा दोबारा, कब जाके दोबारा बनेगा। अब पॉइंट इज, अगर यही थोड़ा सा सोच समझ कर चलते, ठीक है ना, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स इश्यूज को समझा होता, प्रोज एंड कॉन्स तो हर एक की है। अब कौन सही चलता है जी? बहुत कंट्रीज हैं जो गलत काम करती हैं, गलत वे से ट्रेड करती हैं, ठीक है, उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट करवाइए। अदरवाइज नुकसान तो हर कंट्री का है। हमने अपने इकोनॉमिक इश्यूज भी तो देखने हैं, हमने अपनी कंट्री की पोजीशन भी तो देखनी है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको कहां पढ़ने को मिलती है? मैक्रो लेवल। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज नंबर 4। नंबर 4, it helps to it helps to coordinate it helps to coordinate various policies and measures at macro level to solve economic problems like poverty, unemployment, inflationary और डिफ्लेशनरी गैप। अगर सही से आप लोगों ने सुने हो, जितने इस इंपॉर्टेंस के अंदर पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं, ये सब के सब आपके चैप्टर्स के नेम है, चाहे पीछे चेक कर लीजिए, हर पॉइंट में आपके चैप्टर्स के नेम आ रहे हैं, लाइक इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स। ये बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़ने को मिलेगी इन द एग्रीगेट डिमांड वाले टॉपिक्स में, कि व्हाट इफ सर, अगर लेट इट बी इन्फ्लेशनरी गैप रेज हो गया, तो उस गैप को कैसे कवर अप किया जाएगा, एंड अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो गई, मार्केट में मंदी आ गई, तो इन दैट केस आप उस डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कवर अप करेंगे, ये सारी चीज। तो ये तो जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर पॉइंट्स की सर मैक्रो लेवल पे कैसी कैसी स्टडी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। बट डे बाय डे नेक्स्ट ऑन भी जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे, नेक्स्ट ऑन लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। हाँ, एक चीज श्योर है कि आप लोगों के टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, टॉपिक वाइज इन सेंस नॉट सिंगल चैप्टर, एटलीस्ट दो चैप्टर, जो मेरा +1 का भी कॉन्सेप्ट रहा है कि जैसे ही आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, हम साथ के साथ उसका एक टेस्ट लेते हैं, एंड वही सीबीएसई बेस्ड, वही आपका असर्शन रीजन बेस्ड, वही आपका एमसीक्यू, हर पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, सो दैट कि जितनी राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे साथ साथ उतने कॉन्सेप्ट्स आपके टाइम टू टाइम क्या होंगे? क्लियर। एम आई क्लियर? Yes. सो नेक्स्ट ऑन ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, दिस इज नॉट द लास्ट टाइमिंग्स, धीरे धीरे प्रॉपर इसको टाइम अपने पे लेकर आएंगे। कापी किताब पहले बंद कर देते हो अलग बात है, क्लियर। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, सो यहां तक एक जस्ट नॉर्मल सी बातें थी। नेक्स्ट ऑन लेक्चर में थोड़ा सा राइटिंग पॉइंट में अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, लाइक एक पहला काम तो 5-10 मिनट का खत्म करेंगे, दैट इज माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, साइड पे लिख के खत्म, एक बार लिखना जरूरी है। आफ्टर दैट डायरेक्टली नए कॉन्सेप्ट आपके शुरू हो जाएंगे, लाइक आज का एक हल्का सा पॉइंट आपने पढ़ा, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जो वर्ड आपने यूज करा कि सेविंग इज अ वर्च्यू और वाइस, इट्स बोथ, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेविंग कहां पे की जा रही है, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। इसी से आगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक्स।